वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक सेल के अंदर होने वाले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है न्यूक्लियस। दोस्तों, अगर आज आपको कोई छोटी सी चोट लग जाए तो क्या होगा? आने वाले कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों, कोई भी एक इंजरी अगर ठीक हो रही है तो उसमें सेल्स का बहुत बड़ा रोल है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों रोल है सेल के अंदर होने वाले न्यूक्लियस का। तो दोस्तों, ये है न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस। इसके बारे में डिटेल में हम आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, याद कीजिए, इस चैप्टर में सेल्स को जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया था तब हमने एक अनियन पील एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें एक प्याज के छिलके की हमने स्लाइड प्रिपेयर करी थी। दोस्तों, उस प्रोसेस में एक सैफ्रोनिन सॉल्यूशन का यूज किया गया था। याद कीजिए, हमने देखा था कि वो सैफ्रोनिन सॉल्यूशन की वजह से हमारी स्लाइड फॉगी नहीं रहती है। दोस्तों, उसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। होता कुछ ऐसा है कि अगर हमारे पास एक नॉर्मल सेल है, उसको अगर हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो काफी मुश्किल आएगी। अगर सैफ्रोनिन सॉल्यूशन का यूज किया जाए तो वो सेल काफी कलरफुल बन जाता है। होता कुछ ऐसा है कि सेल के अंदर जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं, उन सबको एक अलग अलग कलर ये सैफ्रोनिन सॉल्यूशन दे देता है, और तब जाके हम जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तब जितने भी पार्ट्स हैं उनको डिफरेंशिएट करना, उनको आइडेंटिफाई करना काफी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, जब साइंटिस्ट ने ऐसे अलग अलग सेल्स को ऑब्जर्व किया तो उन्हें हमेशा एक बीच में सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता था, और उसी को ये न्यूक्लियस का नाम दिया गया। अब दोस्तों, ये न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? उसके लिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमें इस चीज को समझना होगा। जब साइंटिस्ट ने एनालाइज किया तो उन्हें समझ आया कि न्यूक्लियस के अंदर सारा दोस्तों जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। मतलब कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक सेल जब रिप्रोड्यूस करता है तब किस तरीके से उसको रिप्रोड्यूस करना है, खुद को डिवाइड करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर बड़ा सारा एक काफी कंफ्यूजिंग क्रोमैटिन मटेरियल होता है। अब ये क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर ही सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जब एक सेल को रिप्रोड्यूस करना होता है तब ये सारा जो भी मटेरियल है ये खुद को सही तरीके से अरेंज कर लेता है, और फिर हमें ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में दिखाई देता है। ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर दोस्तों डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं, और डीएनए के अंदर सारी ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि एक सेल की रिप्रोडक्शन में काफी मेजर रोल न्यूक्लियस प्ले करता है, क्योंकि उसी के अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई चोट लगे, वो चोट ठीक इसीलिए हो जाती है क्योंकि आसपास जो सेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जो भी हमारा कट है उसको हील कर देते हैं, और सेल्स की रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलिए, ये न्यूक्लियस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो आपको समझ आ गई है। अब दोस्तों, अगर न्यूक्लियस के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, जैसे एक सेल की आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, उसी तरीके से न्यूक्लियस की दोस्तों भी एक आउटर कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये एक न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने का काम तो करती है, साथ में इस दोस्तों पूरी मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं, और उन्हीं पोर्स की मदद से, होल्स की मदद से ये न्यूक्लियस जो भी मटेरियल है उसको एक्सचेंज कर पाता है। बेसिकली जो भी न्यूक्लियस के अंदर चीजें हैं उनको बाहर जाने के लिए ये मेम्ब्रेन काफी सपोर्ट करती है। फिर दोस्तों बात आती है कि कुछ ऐसे सेल्स हमें देखने को मिलते हैं जिसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट नहीं होती। ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। मतलब कि ये एक ऐसा सेल होता है जिसका न्यूक्लियस काफी अच्छे से इवॉल्व नहीं हुआ है, सारे पार्ट्स उसके अंदर डेवलप नहीं हुए हैं, तभी दोस्तों इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। यहां तक कि एक सेल के अंदर जो दूसरे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी भी दोस्तों मेम्ब्रेन एक प्रोकैरियोटिक सेल में मिसिंग होती है। पर डेफिनेटली काफी सारे सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें काफी वेल डिफाइंड है, हर ऑर्गन की एक मेम्ब्रेन है, और ऐसे सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में न्यूक्लियस के बारे में हमने काफी इंफॉर्मेशन गेन कर ली है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के चैप्टर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस को काफी अच्छे से समझ लिया है। अब बारी आती है साइटोप्लाज्म की। अब दोस्तों, ये साइटोप्लाज्म भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। उन सभी को डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में समझने वाले हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PU Stack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।